तो भाई अब पढ़ रहे हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जैसे काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताई थी, कुछ नहीं है, बस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, उससे 3 इक्वेशन आ गई। 3 इक्वेशन के कारण क्या हुआ, हर इक्वेशन सोल्व कर रहे थे। ऐसे ही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, चैप्टर का ही नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सिर्फ 3 लॉ पढ़ने हैं, उनको दिमाग में रखना है, हर इक्वेशन सोल्व करना है। बहुत ही आसान है, फॉर्मूले नहीं रटने कुछ भी, हर चीज को सोचना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है बनाना, अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो देखते न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन ने भाई 3 लॉ दिए थे अपने मोशन के। तो कौन कौन से लॉ दिए थे? पहला लॉ जो दिया था वो दिया था इनर्शिया का। इनर्शिया का लॉ दिया था, उसका मतलब क्या होगा? इनर्शिया के लॉ का मतलब है कि इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई चीज जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। मान ले मैं यूं खड़ा हूं, मेरे पे किसी ने फोर्स नहीं लगा, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा। ये पेन अगर सीधा है तो ये सीधा ही रहेगा, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज करने के लिए, डायरेक्शन में चेंज करने के लिए, या उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, मोशन में है या रेस्ट में, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बिना वो जैसी है वो चीज वैसी रहेगी। ठीक है भाई, यहां से यानी कि एक बात पता चल रही कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए। यानी कोई v वेलोसिटी से चल रहा है तो v से ही चलता रहेगा, कोई अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई किसी की शेप अगर राउंड है तो वो राउंड ही रहेगी, कोई अगर सीधा चल रहा है तो वो सीधा ही चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। कोई खास बात नहीं, ठीक है। दूसरी लो आई, उसने क्या कहा, जो फोर्स लगाई वो क्या करेगी, वेलोसिटी में चेंज कराएगी एक तरीके से। यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा भाई। तो दूसरी लोग क्या कहते हैं, जो मोमेंटम में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा उसके कारण मोमेंटम में चेंज होगा। और मोमेंटम में जितना चेंज होगा टाइम के विद रिस्पेक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स के ऊपर। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर फोर्स 0 तो डीपी बाई डी 0, इसका मतलब P कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट इसका मतलब कब होगा, जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तब तक मोमेंटम कांस्टेंट होगा। नेट फोर्स जितना होगा उस हिसाब से मोमेंटम निकाल सकते हैं, डीपी बाई dt। तो अब क्वेश्चन क्या दे देगा, मोमेंटम की वैल्यू दे देगा जैसे 3t²। फोर्स बताओ, डिफरेंशिएशन करो, फोर्स बताओ। तो और सिंप्लीफाई किया इसको, फोर्स कितना कर दिया, मोमेंटम को क्या लिख दिया, mdv/dt। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है भाई, मास तो सेम ही रहता है, तो मास अगर सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फोर्स क्या हो गया, मास dv/dt हो गया क्या, एक्सेलरेशन। तो यहां से फोर्स आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कब वैलिड होगा, जब मास कांस्टेंट है। कुछ एक केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर मास कांस्टेंट नहीं होता, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का केस था। तो क्या होता है, रॉकेट होता है और ये मान ले इसके अंदर फ्यूल डाल रखा है, तो क्या होगा, रॉकेट जब ऊपर जाएगा फ्यूल बर्न होगा, एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूल से गैस बन के बाहर निकल जाएगा, कम मास बचेगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो इसका मास चेंज हो रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट। वो हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हैं, या फिर बाद में पढ़ लेंगे अगर नहीं पढ़ा है किसी ने तो फोर्स के किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। कहां से आया, dp/dt, न्यूटन की सेकंड लॉ से आया। p t का रिलेशन दे रखा है तो निकाल सकते हैं। और f.dt इसका मतलब क्या हो गया, dp f.dp को एक चीज और देते, इनर्शिया। तो क्या फर्क होता है इनर्शिया में और मोमेंटम के अंदर? इनर्शिया एक तरीके से क्या होता है, सॉरी इनर्शिया नहीं, इम्पल्स। इम्पल्स और मोमेंटम, ये f.dt को इम्पल्स बोलते हैं। यानी कि अगर छोटे टाइम के लिए फोर्स लगा, मान ले फुटबॉल है, फुटबॉल रखी हुई है, मैंने एक बार उसको किक किया और वो फुटबॉल आगे चलते हुए जा रही है, तो मैंने फोर्स सिर्फ छोटे टाइम के लिए लगाया, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। लेकिन अगर मैं इसको चलाने के लिए लगातार एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैंने एफ एक्सटर्नल लगाया जिसके कारण इसके मोमेंटम में चेंज आया, तो होता है dp/dt फोर्स। और अगर मैं क्या करूं, इसको सिर्फ एक बार पुश करूं, ये अपने आप आगे जाए, जैसे फुटबॉल का किक मारते हैं, तो आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स की वैल्यू भी यही होती है। तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या ये कहता है कि भाई मैं अगर दीवार को F फोर्स से पुश कर रहा हूं तो दीवार मेरी तरफ फोर्स लगा रही है F। तो एक्शन रिएक्शन की बात है। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब इन्हीं 3 लॉ का यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या बतानी है, फोर्स बतानी है। सारी फोर्स रिप्रेजेंट करना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। अगर एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो लगभग हर इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। तो क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, वो देखते हैं। मान ले
ये ब्लॉक रखा है इस टेबल के ऊपर, ठीक है भाई। ग्रेविटी इसके ऊपर कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, कितनी लगेगी mg, तो mg फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ लगा। इसके अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट वो हो नहीं रही है, इसकी कोई मोशन है नहीं, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसके ऊपर mg तो नीचे लग रहा है, ये रेस्ट में कैसे है, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। किसने लगाया होगा, टेबल ने। टेबल ने क्यों लगाया इसके ऊपर, क्योंकि इसने टेबल पे लगाया होगा, तो इसने टेबल पे लगाया नॉर्मल रिएक्शन। अब टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो टेबल नीचे चली जानी चाहिए थी, क्योंकि टेबल का तो mg भी है। मान ले टेबल का मास खुद है कैपिटल M, तो कैपिटल mg और n ये टेबल पे नीचे लग रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं जा रही, इसका मतलब इस टेबल के ऊपर ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स मान ले n डैश। ये किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। अर्थ ने इसके ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि इसने अर्थ के ऊपर लगाया होगा, तो इसने अर्थ के ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगाई, n डैश। तो n डैश की वैल्यू तो क्या होगी, कैपिटल mg प्लस n, और n की वैल्यू क्या होगी, mg। ये कैसे पता चला, सिर्फ ये सोचो कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रही। मान ले जैसे ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है भाई, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये मूव नहीं कर रहा, तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। इसके ऊपर mg लगा इधर, mg का कंपोनेंट किया तो इसकी तरफ mg sin थीटा लगा इधर, और इसके तरफ mg cos थीटा लगा इधर। तो mg cos थीटा इधर लग रहा है, तो इधर मूवमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, इस तरफ एक फोर्स और होगा, क्या होगा, इस सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगाई होगी। इस सरफेस ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई, तो न्यूटन की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इसी डायरेक्शन में, उसी अमाउंट से। mg sin थीटा से नीचे चलना चाहिए था, नीचे नहीं चल रहा, इसका मतलब इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा, मान लो फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन होगा। तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा के, तभी तो मूवमेंट नहीं हो रही इस डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक को अगर मैं रेस्ट में मान रहा हूं, तो इसके ऊपर ये सारी फोर्सेज है जो लग रही है। कैसे बताई मैंने, नेट फोर्स इसकी 0 कर दी। कैसे 0 कर सकते हैं, वो हर एक फोर्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जिससे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। तो एक चीज याद रख लो, कॉन्टेक्ट फोर्सेज क्या होती है, कॉन्टेक्ट फोर्सेज 2 होती है कॉन्टेक्ट होने का, एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज याद रखो, इससे अगला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अगर स्मूथ आ गया तो डायरेक्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से सोल्व कर देंगे। अगर ये आ गया रफ सरफेस है, म्यू दे रखा है, सेम क्वेश्चन रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन तू एनएलएम के करेगा ना, तो 100 के 100 क्वेश्चन के अंदर तू फ्रिक्शन डाल के वही 100 क्वेश्चन फ्रिक्शन के बना सकता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, इसकी सोल्व करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की कुछ एक, फिर क्या करेंगे, फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन ऐड करके 1-2 प्रॉब्लम देख लेंगे, और क्या करेंगे, यही कह देंगे कि हर एक क्वेश्चन में आप फ्रिक्शन डाल सकते हो। तो फ्रिक्शन की हम बाद में बात करेंगे, बस इतना समझ के कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट मतलब जो संपर्क रहेगा तो ये फोर्स आती है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। मान ले कि तू खड़ा है भाई, तो ये तेरा पैर है, ठीक है, ये जमीन पे है, तो तूने mg लगाया, तेरा मास mg है, तो तू नीचे जमीन में गड़ तो नहीं रहा, क्योंकि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है तेरे ऊपर, जमीन ने लगाई। तो यहाँ पे तेरी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के इक्वल, क्योंकि रेस्ट में है ना तेरा, तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब क्या किया, तूने चलने की कोशिश की, तो तू चलने की कोशिश करता है ना, तो तेरी टेंडेंसी क्या होती है, पैर की फिसलने की, पीछे फिसल सकता है तेरा पंजा जो है। तो फ्रिक्शन ने क्या सोची कि भाई फिसलने नहीं देना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में अगर तुम्हें अब कंफ्यूजन आए तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, पर तुम ये सोचते चलो कि फ्रिक्शन इस पे लग रहा है आगे, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है पीछे। मैं ये कहूं कि इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स कितनी लग रही है, 2 कॉन्टेक्ट फोर्स लग रही है, 2 कॉन्टेक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है। पर इस पे कोई ये कहेगी कॉन्टेक्ट फोर्स बता, तो भाई कॉन्टेक्ट फोर्स तो 2 होती है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही है, ऊपर, फ्रिक्शन कहां लग रही है, आगे। नेट फोर्स क्या होगी, n² + f² का रूट r, ये होती है कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कोई कॉन्टेक्ट पूछे तो दिमाग में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन मत रखियो या फ्रिक्शन मत रखियो, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल और रिजल्टेंट निकाल। अगर स्मूथ सरफेस रखा है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वही कॉन्टेक्ट फोर्स के बराबर होगी। तो ऐसे आप कॉन्टेक्ट फोर्स निकाल सकते हो। तो न्यूटन की 3 लॉ हमने देख ली, और हमने देख लिया कि एफ नेट अगर 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो v से ही चलती रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना देख लिया हमने ये देख लिया कि कॉन्टेक्ट फोर्स टोटल कैसे निकालते हैं। अब आती है भाई बात किसकी, अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला आता है ब्लॉक सिस्टम।
तो ब्लॉक का जुगाड़ देखते थे, ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं मैक्सिमम। 2 ब्लॉक दे दिए, 5 किलो का है भाई, 3 किलो का है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है 16 न्यूटन। सब कुछ बताना है, क्या क्या पूछ सकता है, इसका एक्सेलरेशन बता, इसका एक्सेलरेशन बता, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बता, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। और ये सोच के चलिए पूरा सिस्टम मान लो मैं इसको साथ ही चलेगा, ये ऐसा तो है नहीं 3 किलो का ब्लॉक आगे भाग जाएगा। अगर मैं इस 3 को पुल करता तो 3 आगे चलता, 5 नहीं चलता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 के ऊपर धक्का मार दो, 3 आगे थोड़े ना भाग जाएगा भाई, इतना तो तुम्हें भी समझ में आता है। मान ले एक चेयर है, उसके आगे एक चेयर रखी है, तो तू अगर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर तो क्या होगा, दोनों चेयर साथ ही चलेगी। लेकिन एकदम पुश करके उस चेयर को तू रोक लेगा जो हाथ में, तो वो चेयर आगे जाएगी आगे वाले। अब तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो मैं इसको मान लेता हूँ एक सिस्टम, तो ये मेरा एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ मेरे पास एक ही ब्लॉक है बस, कितने किलो का, 8 किलो का। ठीक है, फोर्स कितनी लग रही है, 16 न्यूटन, मास है 8 न्यूटन। तो एक बात बता, सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, 16/8, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चल रहे होंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देख क्या हो रहा है, तुझे बस सोचना है, 16 न्यूटन 3 केजी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा, ये 16 न्यूटन किस पे लग रहा है, ये तो 5 केजी पे लग रहा है। 3 न्यूटन का एक्सेलरेशन भी इतना है, 5 न्यूटन का एक्सेलरेशन भी इतना है। 3 न्यूटन का अगर एक्सेलरेशन है तो 3 न्यूटन पे फोर्स लग रहा है, किसने लगाया होगा, कोई लगा ही नहीं सकता, सिर्फ ये 5 किलो लगा सकता है आगे की तरफ इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। 5 किलो ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आगे लगाई, तो 3 किलो ने 5 किलो के ऊपर पीछे लगाई, न्यूटन की थर्ड लो। ठीक है भाई, तो 3 किलो के ऊपर कितनी फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स N, उसके कारण इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, इसका मास कितना है 3, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया, फोर्स ऑन 3 kg, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन की दूसरी लो 6 न्यूटन। लेकिन हमने यहां से देखा तो सिर्फ एक ही फोर्स है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 न्यूटन। 3 kg के ऊपर सिर्फ एक ही तो फोर्स है, और होना कितना चाहिए उसके ऊपर, 6 न्यूटन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन है 6 न्यूटन। अब इस 5 kg को देख, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। तो यही 2 बातें पूछी थी, एक्सेलरेशन पूछा था न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन पूछी थी। अब क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 किलो का ब्लॉक ले लें, 5 किलो पे 16 न्यूटन तो लगाई उधर हमने लगाई, और 5 किलो ने 3 किलो के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन यूं लगाई थी, तो 3 किलो ने 5 किलो के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगाई। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, आगे जा रहा है 16 माइनस N, इसका नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, क्योंकि दोनों का 2 है, तो ये आ गया 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। आने भी चाहिए थी 6 न्यूटन, न्यूटन की थर्ड लो कहती, जब ये इस पे 6 लगा दी, ये भी इस पे 6 लगाएगा, तो हमने ऊपर से निकाली 6 न्यूटन, यहाँ निकाली तो देखिए 6 न्यूटन आ रही, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कभी अगर यहाँ आंसर गलत आ जाए, यहाँ पे N की वैल्यू अगर मेरी 8 न्यूटन आ जाती, तो जरूर मैंने यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं गलती करी है, तो फिर वो मैं देखता, इससे क्रॉस चेक भी हो जाते हैं। हमारे बुक्स में क्या मिलेगा, दुनिया भर के फॉर्मूले मिलेंगे भाई, मैं तो कभी याद करता नहीं था, 20 सेकंड लग जाएगी और तो क्या ही हो जाएगा, फॉर्मूला इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन फालतू में गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, अब 3 ब्लॉक लेके देख ले, ब्लॉक सिस्टम ही चल रहा है, ये ब्लॉक सिस्टम ही है, सिंपल ब्लॉक कॉन्टेक्ट फोर्स वाली, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, एक ये ब्लॉक, 5 किलो का ब्लॉक, 3 किलो का ब्लॉक और 2 किलो का ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्स लगा 20 न्यूटन। फिर से वही बात मेरे दिमाग में आई, सिस्टम कौन सा है, ब्लॉक सिस्टम है। अच्छा भाई ब्लॉक सिस्टम है, फोर्स लग रहा है, मास पता है, पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, 5 3 8 और 2 10, मेरे पास 10 किलो का ब्लॉक होता, 20 न्यूटन लगता, तो एक्सेलरेशन कितनी होती, तो हर एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात तो दिमाग में सीधी आ जानी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक को अलग अलग उठा ले, इस 2 किलो का ब्लॉक को मैं अलग से बना लेता हूँ। इस 2 किलो के ऊपर किसने फोर्स लगाई होगी, 3 किलो ने, नॉर्मल रिएक्शन मान ले N1, और एक्सेलरेशन 2 ब्लॉक का कितना है, 2 kg ब्लॉक का कितना है 2, तो इस फोर्स क्या होगी 2 kg ब्लॉक पे, मास इंटू एक्सेलरेशन 4 न्यूटन, और ये 4 न्यूटन किसके बराबर है, हमने N1 मान रखा, तो N1 की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। अब इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर N1 किसने लगाया, 3 ने, तो ये 2 3 पे कितना लगेगा, N1 वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस 3 kg के ऊपर पीछे की तरफ लगेगा क्या, N1। लेकिन ये ब्लॉक तो आगे जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि 5 किलो भी इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो 5 किलो इसके ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मान ले N2।
इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ गया, N2 माइनस N1 किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो N2 कितना आ गया, N1 प्लस 6, N1 कितना था 4, तो N2 कितना आ गया 10 न्यूटन। अब 5 किलो को अलग से बना ले, यहाँ क्रॉस चेक हो जाएगा। देख आखिरी वाले ब्लॉक से हम क्रॉस चेक करते हैं। इसके ऊपर 20 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। 3 किलो के ऊपर N2 किसने लगाया, 5 किलो ने, N2 की वैल्यू 10 न्यूटन। तो अगर 5 किलो ने 3 किलो के ऊपर 10 न्यूटन आगे लगाया, तो 3 किलो 5 किलो के ऊपर 10 न्यूटन किधर लगाएगी, पीछे 10 न्यूटन। ये 20 में से 10 गया 10, इसके ऊपर नेट फोर्स 10, इसका मास 5, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यही एक्सेलरेशन आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तो क्या जो हमने N1 N2 की वैल्यू निकाली वो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ भी पूछे, कितने भी ब्लॉक दे दे, ऐसे सोल्व करना है। ये तो ब्लॉक थे आपस में कांटेक्ट में। अब आते हैं ब्लॉक जुड़े हुए रस्सियों से। इसमें भी कुछ नहीं करना, एन की जगह पे क्या आ गया, टेंशन आ गया। बस एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो। ठीक है भाई, इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से, तो सारा सिस्टम साथ मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि रस्सी ढीली हो जाएगी, मस्त साथ साथ खींचेगी, सोच के देख सकते हो। तो फोर्स बाय मास 10, एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर एक ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 किलो देख, 5 किलो पे कितनी फोर्स लग रही है, अलग अलग ब्लॉक फिर से बना ले। 5 किलो के ऊपर आगे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और पीछे की तरफ लग रही है टेंशन T। टेंशन हमेशा पुलिंग का काम करती है, तो इस टेंशन को मान ले T, तो इसके ऊपर पीछे लग रही है टेंशन T। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या गया 10 माइनस T, किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 1, तो टेंशन कितनी आ गई 15 न्यूटन। तो ये यहाँ पे 15 न्यूटन लग रही है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, एक ही रस्सी है ना, तो टेंशन सेम रहेगी। समझ रहे हो बात, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो तो एक रस्सी की, स्ट्रिंग की। तो ये भी कितना हो गया 15 न्यूटन। अब इस 3 केजी का अगर मैं जुगाड़ देखूं, तो 3 केजी के ऊपर 15 न्यूटन तो लग रही है आगे, 15 न्यूटन फोर्स तो आगे लग रही है। यहाँ पे क्या लग रही है, मान ले T2, तो इसको मान लिया मैंने T2, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी 15 माइनस T2, वो किसके बराबर होगी, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं निकाल चुका 1, तो T2 किसके बराबर होगी 18 न्यूटन के। अब ये 18 है, तो ये भी कितनी लग रही है, सॉरी 18 क्या होगी, T2 कितनी होगी 12 न्यूटन। टेंशन कितनी होगी 12 न्यूटन। यार एक्सेलरेशन इस हिसाब से तो 6 आ गया। अच्छा, अरे भाई कैलकुलेशन गलती हो गई थी। देख ये T उधर गया तो 5 इधर आएगा ना, तो ये 5 न्यूटन, सॉरी यार, देख लियो तुम। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तरीका समझ में आना चाहिए, बस मेरे से गलती होगी, माफ करिए। तो ये आ गया 5 न्यूटन, तो ये आ गया 5 न्यूटन, तो ये आ गया 5 न्यूटन, तो T2 आ गया 2 न्यूटन, तो T2 आ गया 2 न्यूटन। इस पे चेक भी हो गया 2 न्यूटन, इस पे फोर्स लग रही है और 2 ही केजी का मास है, तो इसका एक्सेलरेशन ये करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग सोल्व कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई ये कर रहा हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूँ हर एक ब्लॉक का, और उसके नेट फोर्स को MA के बराबर पुट कर दे रहा हूँ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की मदद मैं किससे ले रहा हूँ, थर्ड लॉ से। जैसे नॉर्मल रिएक्शन इसने उस पर लगाया तो उसने उस पर लगाया, तो न्यूटन की दूसरी और तीसरी लॉ यूज हो रही है। और पहली लॉ तो यूज हो ही रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है, तभी तो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगी। तो तीनों लॉ ये घुमा फिरा के यूज हो रही है हर केस के अंदर। अब पुली वाले केस आ जाते हैं, तो अगर पुली वाले केस की बात करेगा तू, ये M1, इसमें दुनिया भर के तुझे फॉर्मूले मिल जाएंगे, याद करे तो कर ले। मैं तो ये कहता हूँ यार क्या ही टाइम लगेगा। मान ले M2 बड़ा है M1 से, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा। नीचे क्यों आ रहा है, नीचे M2G लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रही है टेंशन, एक ही रस्सी है तो टेंशन, यहाँ भी क्या होगी टेंशन, नीचे क्या लग रही है M1G। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, नीचे की तरफ कितना M2G माइनस T, किसके बराबर होगा M2 इंटू एक्सेलरेशन इसका, ये मान ले नीचे कुछ भी हो, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा इतना उसका होगा ऊपर, क्योंकि रस्सी थोड़ी ना खींच सकती है। रस्सी की प्रॉपर्टी दे रखी है कि भाई ये खींच नहीं सकती है।
तो जितना ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा, उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया, टेंशन माइनस m1g किसके बराबर होगा, m1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, m2 माइनस m1g इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना आ गया, m2 माइनस m1g बाय m1 प्लस m2। अब कुछ भी दे रखा हो तो सोल्व कर सकते हैं, जहां भी आ जाए। अब एक दिक्कत आती है एक जगह पर, क्या दिक्कत आती है, पुली वाले केस में दिक्कत आती है जब पुली खुद चल रही हो, तो उस केस में दिक्कत आ जाती है। उसमें भी दो केस बनते हैं, एक थोड़ा और आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा, दूसरा थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो उस मुश्किल के लिए भी आसान तरीका अब हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं सिंपल, एक तो पुली होगी, एक दूसरी आती है कि पुली मूव कर रही है। पुली मूव जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, मान ले अपना एच और माँ का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई 2 kg का मास है, दो kg, ठीक है भाई। यहाँ पुली लगा रखी है, ये पुली अटका रखी है जमीन पे, ये पुली है, और ये दीवार है भाई, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक लटका रखा है कितने का, 5 kg का। इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है, उसकी एक्सेलरेशन बताओ, उसकी एक्सेलरेशन बताओ, कुछ भी। तो एक बात हमेशा याद रखो कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है, पुली चल रही है। जिसमें पुली ना चले तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब पुली चल रही है तो ऐसे में क्या है, जो पुली चल रही है उसके साथ अगर एक ब्लॉक अटैच है, ये बात देख लेना। अगर चलती हुई पुली के साथ एक ब्लॉक अटैच है तो क्या तरीका अपनाओगे, मान ले इसके अंदर टेंशन है T, तो इसके अंदर भी टेंशन T, तो इसके अंदर भी टेंशन T। तो अब देखा हमने कि भाई ये पुली मूव कर रही है, तो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन जो है ना अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। उसमें तो क्या था, मजबूरी थी कि एक ही रस्सी से दोनों ब्लॉक चिपके हुए थे, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। इक्वेशन बना देंगे लेकिन एक्सेलरेशन का पहले रिलेशन देखते। तो रिलेशन कैसे देखना है, टेंशन में रस्सी में मान ले टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T, क्योंकि एक ही रस्सी है। तो ये पुली जो है मासलेस है, दे रखा है, तो मासलेस है तो इसके ऊपर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास ही नहीं है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, 2T इधर लग रहा है तो नीचे की तरफ कितना लगे, 2T। तो कुल मिला के तूने क्या निकालना है कि इस ब्लॉक के पास जो टेंशन है वो T है, इस ब्लॉक के पास जो टेंशन है वो क्या है, 2T। और एक चीज होती है, ये याद रख लो कि टेंशन जो वर्क करती है ना, टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0 होते हैं पूरे लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन ने कितना वर्क किया, मान ले ये ब्लॉक चला x1, तो यहाँ किया T इंटू x1, ये किसके बराबर होगा, जितना यहाँ किया 2T इंटू x2। तो T से T कैंसिल हो गया, तो x1 किसके बराबर हो गया, 2x2 के बराबर। तो इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो v1 हो गया 2v2 के बराबर और a1 हो गया 2a2 के बराबर। तो तेरे पास रिलेशन आ गया। अब तू इसकी इक्वेशन बना सकता है, क्या, इसके ऊपर तो सिर्फ टेंशन लग रही है, टेंशन किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन a1। यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन 2T और नीचे 50, ये नीचे जा रहा है तो क्या इक्वेशन बन गई, 50 माइनस 2T बराबर हो गया 5 इंटू a2 के। और a1 और a2 का रिलेशन यहाँ से बता दिया। तो कुल मिला के इक्वेशन तो हम बनाने थे, हमें a1 और a2 का रिलेशन चाहिए था। रिलेशन कैसे निकालेंगे, टेंशन, रस्सी की टेंशन बता दे तू। तो यहाँ पे जो टेंशन रस्सी थी उस पर तो टेंशन T लग रही है, लेकिन यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, 2T। 2T क्यों होगी, तो क्योंकि ऊपर T थी और इस साइड भी T थी, T और T 2T। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए पुली के ऊपर, क्योंकि पुली का मास 0 होता है तो फोर्स हमें 0 ही करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर टेंशन होगी 2T। तो यहाँ से A और A2 का रिलेशन आ गया और तू सोल्व कर सकता है। और क्वेश्चन देख ले तो एक बार और फील आ जाएगी थोड़ी। अब जैसे ये क्वेश्चन देख ले, ये मास m है, ये मास m है। अब क्या हुआ, अब ये पुली चल सकती नीचे, ये तो अटैच है, ये पुली अटैच नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही कर।
तो ये देख ले कि चलती हुई पुली के साथ एक ब्लॉक अटैच है, तो ये वाला तरीका अपना टी, तो ये भी टी, ये भी टी, ऊपर भी टी, तो ये टी, ये टी, तो ये कितना लग गया 2t, इसके ऊपर की तरफ कितना लगा 2t, तो इसकी तरफ नीचे कितना लग रहा है mg, तो यहाँ पे क्या बन गया mg माइनस 2t इक्वल्स टू ma2, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान ले a2 और इसको मान ले a1, इसके ऊपर क्या लग गया t माइनस mg इक्वल हो गया मास इंटू a1। जैसे a1 और a2 में रिलेशन आ जाएगा मैं सोल्व कर दूंगा। a1 और a2 में रिलेशन कैसे आएगा, टेंशन ने यहाँ पे कितना वर्क किया, टेंशन फोर्स लगी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, x1 डिस्प्लेसमेंट मान लिया, किसके बराबर होगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लगी, टोटल वर्क निकाल रहे हैं ना हम तो टेंशन का, प्लस टेंशन 2t मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे की तरफ x2 हुआ, फोर्स ऊपर लग रहा था तो नेगेटिव, किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, तो tx1 किसके बराबर हो गया 2t x2 के बराबर, t से t कट गया तो x1 किसके बराबर हो गया 2x2 के बराबर, तो v1 किसके बराबर हो गया 2v2 के बराबर, तो a1 किसके बराबर हो गया 2a2 के बराबर। a1 और a2 का रिलेशन आया, रिलेशन को यहाँ पुट कर, दोनों इक्वेशन सोल्व कर, तेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले केस में देखा हमने पुली रुकी हुई है, दूसरे केस में देखा पुली चल रही है लेकिन पुली के साथ एक ही ब्लॉक अटैच था, तो ये वाला तरीका कर दिया। और तीसरा आता है अब जिसके अंदर पुली चल रही है लेकिन पुली के साथ ना 2 ब्लॉक अटैच है, ये काफी मुश्किल बोलते हैं इसको, इसके अंदर हम ये टेंशन वाला लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक सीधा तरीका बता देता हूं मैं, और अगर वो तरीका तुमने कर लिया ना तो तुम पुली का हर एक सवाल सोल्व कर सकते हो। देख भाई डायग्राम ये है M1, अब की बार चलती हुई पुली के साथ 2 ब्लॉक अटैच है, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो। ऐसे सवाल में क्या करें, ऐसे में क्या, इस सवाल को सोल्व करने का जो तरीका है ना वो तू हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकता है और आराम से हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, जितना भी है। जहां पुली दिखे ना ये कंसेप्ट लगा दियो, तेरा हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो देखते हैं अब कैसे होगा। तो भाई ये आखिरी केस अपना है ना, तो मैंने बताया था ऐसा तरीका है भाई जिससे आप हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इससे पहले वाले बिल्कुल आसान वाला तरीका, तो ये है थ्योरम का क्वेश्चन, इसका तो आंसर देखेगा ना बहुत गंदा आएगा, ठीक। तो तू देख भी सकता है, सोल्व भी है ऐसा ही और ऐसा ही, फिर एक एक्सरसाइज में भी दे रखा है, तो इसको बाद में करेंगे हम। पहले देख जो मैं तरीका बता रहा था ना वो देख लेते हैं। मान ले कोई ब्लॉक है, ब्लॉक पुली के साथ अटैच है, ठीक है, ये पुली इस पुली के साथ अटैच है, ये दोनों पुली तो क्या है फिक्स है, लेकिन ये चल सकती है, ये चल सकती है, ये चल सकती है, और ब्लॉक अटका हुआ है, तो मुश्किल सा सवाल है। तो अब रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का जैसे हम पहले रिलेशन निकाल रहे थे, तो इस केस में क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्यों अपना दिमाग खराब किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो देख क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है टेंशन, अगर हमें टेंशन पता चल जाए, ये टेंशन का फॉर्मूला है, अगर मुझे टेंशन पता चल गई तो और इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ये मैं ये मान रहा हूँ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, इसके ऊपर इधर तो लग रही है 2t माइनस mg sin 37, माइनस mg sin 37 किसके बराबर होगा 2a के, और ये ब्लॉक पे नीचे कितना लग रहा है 20g माइनस ऊपर कितना लग रहा है 8t, किसके बराबर होगा 20a। अगर मेरे पास इस फॉर्मूला से मैं टेंशन निकाल दूं, मेरे पास टेंशन आ जाएगी तो मैं a निकाल सकता हूं। भाई सिर्फ इतनी सी इक्वेशन देख, ये a1 है ये a2 है, इस इक्वेशन की मदद से मेरे पास 2 अननोन टर्म है t और a1, मुझे दोनों निकालनी। इस फॉर्मूला से तो मैं निकाल दूंगा t को यहां पुट कर दूंगा तो a1 आ जाएगी, ऐसी इस t को यहां पुट कर दूंगा तो a2 आ जाएगी। तो a1 और a2 का रिलेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जहां भी पुली दिखे ना ये फॉर्मूला लगा दे, टेंशन आ जाएगी, टेंशन आते ही ए आ जाएगी। तो देखते हैं ये फॉर्मूला असलियत में कह क्या रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि टेंशन किसके बराबर होगी, समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन मल्टीप्लाई बाय जी इफेक्टिव। मान ले 2 ब्लॉक है, पहले एक ब्लॉक को पकड़ ले तू, ये पहला ब्लॉक मैंने पकड़ लिया, तो कोफिशिएंट ऑफ टेंशन क्या है, इसके ऊपर टेंशन क्या है 8t, लेकिन मुझे t नहीं लेना, t का जो कोफिशिएंट है वो लेना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन का कोफिशिएंट लिया, तो इसके ऊपर जी इफेक्टिव क्या है, अर्थ इसके ऊपर इफेक्टिव कितना ग्रेविटी लगा रही है, एक ए इफेक्टिव नहीं है ये जी इफेक्टिव है, तो ग्रेविटी तो इस पे जी लग रही है, तो 8 इंटू जी। समेशन करना है दूसरा ब्लॉक का, दूसरा ब्लॉक क्या है, कोफिशिएंट क्या है टेंशन का 2t यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर जी इफेक्टिव क्या लग रही है, जी साइन 37, जी
sin 37, क्योंकि ये तो यूं मूव करेगा ना, नीचे मूव नहीं करेगा। डिवाइडेड बाय क्या कर, समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर। अब इस ब्लॉक पे फिर से आ जा, इस पे कोफिशिएंट क्या है टेंशन का 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका मास 20 प्लस इसका कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास 2। इसको सोल्व कर, टेंशन आएगी, मान ले सोल्व करने के बाद जो भी है, मान ले टेंशन आ गई 30 न्यूटन, ठीक है। अब क्या कर, इस ब्लॉक को पकड़, इसके ऊपर क्या है, इसकी इक्वेशन बना दे, 2t माइनस 2g sin 37 किसके बराबर होगा, 2 इंटू A1 के। अगर इसका एक्सेलरेशन A1 मान रहे तो यहां से A1 आ जाएगी तेरी, क्योंकि ये पता है, टेंशन तो पता चली गई तो A1 आ जाएगी। ऐसे इस ब्लॉक की इक्वेशन बनना है, A2 निकाल देगा तो A1 आ गई और A2 आ गई तेरे पास। तो ये जो तरीका है ना, जहां भी पुली दिखे, चाहे सिंपल सवाल हो बिल्कुल, ये इसके अंदर ये लगा सकता है, चाहे जो एच वर्मा वाला क्वेश्चन किया था हमने जिसके अंदर एक पुली मूव कर रही थी, उसके अंदर तू ये लगा सकता है, और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसके अंदर तू ये लगा सकता है। तो ये ऐसा जुगाड़ है जिससे तू पुली दिखते ही हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकता है पुली के इस फॉर्मूला से। मान लो जैसे मैं एच वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, तो एच वर्मा का ये 28th क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटू जी इफेक्टिव, ये मेरे पास फॉर्मूला है। पहले टेंशन डिसाइड कर ले, तो मान ले यहाँ पे टेंशन टी है, एक ही रस्सी है टेंशन टी, यहाँ पे टी मान लेते हैं ताकि t/2 ना लेनी पड़े। ये टी तो ऊपर क्या होगी 2t, क्योंकि ये तो मासलेस है, अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ 2t लगी तो ऊपर भी 2t लगनी चाहिए। तो ये मैंने कोफिशिएंट निकाल दिए। अब 3 मास है, तीनों मास का अलग अलग निकालना है। पहले एक मास को पकड़ ले, M3 को पकड़ ले। M3 का कोफिशिएंट क्या है टेंशन का 1 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितनी लग रही है जी, ठीक है। M2 को पकड़ ले, M2 का मास, M2 का टेंशन का कोफिशिएंट 1 इंटू टी है ना, तो टी नहीं लेना, बस कोफिशिएंट लेना। तो 1 मल्टीप्लाई बाय जी इफेक्टिव, इस पे भी ग्रेविटी जी लग रही है, ठीक है। प्लस तीसरा ब्लॉक, उस टाइम इस पर तो 2 ही ब्लॉक थे, अब केवल 3 ब्लॉक है तो 2 तो ही हो गए। तीसरे ब्लॉक का देखें, कोफिशिएंट क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे ग्रेविटी जी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टेंशन का स्क्वायर बाय m। कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 1 का स्क्वायर बाय m3 प्लस कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 1, कोफिशिएंट का स्क्वायर बाय मास m2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ टेंशन 2 का स्क्वायर बाय मास m1। ये तेरे पास टेंशन आ गई। इसको सोल्व कर दे। फिर क्या कर सकता है, अगर इसका एक्सेलरेशन बताना है, तूने A1 मान रखा है, तो A1 की वैल्यू बता, तो क्या आएगी। मान ले ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो क्यों ऊपर जा रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स 2t माइनस नीचे की तरफ m1g किसके बराबर होगा m1 इंटू A1। t तुझे पता ही है, ये तुझे पता ही है, A1 बता देगा। ऐसे इस ब्लॉक के लिए 2 बता देगा, ऐसे इस ब्लॉक के लिए 3 बता देगा। सारी प्रॉब्लम सोल्व, इससे तू पुली के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है।